जय श्री कृष्ण। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने आरूढ़ लग्न और उपपद लग्न को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में कई उदाहरण कुंडली के साथ में डिटेल में बताया था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपपद लग्न क्यों देखना चाहिए, उपपद लग्न देखना क्यों जरूरी है और इसको कैसे देखा जाता है, कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करूंगा। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। उपपद लग्न रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। यह शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप और फ्लर्टिंग वाला जैसा रिलेशनशिप, आया और गया जैसा रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करता। उपपद लग्न सीरियस और लंबे रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। ऐसा रिलेशनशिप जिसका इंटेंशन मैरिज हो, मैरिज शादी विवाह की मंशा से बना हुआ रिलेशनशिप या बनाया गया रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। और मैरिज के बारे में, मैरिज के रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, क्योंकि मैरिज एक सीरियस और लंबा रिलेशनशिप है। तो इसके बारे में बात करता है। मैरिज से आगे जो रिलेशनशिप बनता है, जैसे कि मैंने कहा, लंबा और सीरियस और एक मकसद से, शादी की मकसद से बनाया हुआ रिलेशन, इस तरह के रिलेशनशिप के बारे में उपपद लग्न बात करता है। यह रिलेशनशिप कैसा रहेगा, कितना हेल्दी रहेगा, प्लीजेंट रहेगा, इसके बारे में बात करता है। यह रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं पाएगा, इसके बारे में उपपद लग्न बात करता है। अगर यह रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो किस लिए नहीं हो पाएगा, इसके कौन से कारण हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात करता है। और रिलेशनशिप के लिए जो एक कंपेटिबिलिटी होना चाहिए, जो हम कुंडली मिलान की बात करते हैं, तो इस कुंडली मिलान की या कंपेटिबिलिटी की बात भी करता है, कंपेटिबिलिटी भी देखता है उपपद लग्न। इसलिए उपपद लग्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है रिलेशनशिप और मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में जानने के लिए। यह इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। और पार्टनर, जो रिलेशनशिप के जो पार्टनर है या हमारी मैरिड लाइफ के जो पार्टनर है, पाउस, वाइफ और हस्बैंड के बारे में, उनकी कैरेक्टर के बारे में, उनकी करियर के बारे में, उनकी सोशल पोजीशन और स्टेटस के बारे में यह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है। और पार्टनर की, हमारी जो पाउस है, वाइफ और हस्बैंड की जो भी है, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उन स्टेटस के बारे में, पोजीशन के बारे में भी यह इन्फॉर्मेशन देता है। और मैरिटल लाइफ कैसा होगा, ये ब्लिसफुल होगा, प्लीजेंट होगा, हैप्पी होगा या पेनफुल होगा, स्ट्रेसफुल होगा, एंजाइटी से भरा हुआ होगा, उतार चढ़ाव वाला होगा, कैसा होगा, मैरिड लाइफ के बारे में, मैरिटल लाइफ के बारे में बात करता है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है उपपद लग्न। और मैरिड लाइफ, इसका जो स्थायित्व कैसा होगा, स्पान कैसा होगा, ये मैरिज टिका होगा या नहीं होगा, या बीच में या सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा, इसके बारे में भी यह इन्फॉर्मेशन देता है। और अगर यह रिलेशनशिप टूटता है, ब्रेक होता है, या मैरिड लाइफ ब्रेक होता है, सेपरेशन होता है, डिवोर्स होता है, तो इसका जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसे उनकी मानसिक अवस्था पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और उनकी हेल्थ पर, करियर पर, या फैमिली पर, या उनकी सोशल स्टेटस पर कैसा प्रभाव इसका
पढ़ सकता है, पढ़ेगा, इसके बारे में भी उपपद लग्न बात करता है। और ये प्रजनन के बारे में भी बात करता है, संतान होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, कितने होंगे और कैसे संतान होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, कितने मेल कितने फीमेल होंगे, संतान के बारे में भी, प्रोजेनी के बारे में भी ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। और अगर मैरिज टूटता है, सेपरेशन होता है, डिवोर्स होता है, तो इसके बाद सेकेंड मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके बारे में भी बात करता है। तो इस तरह से उपपद लग्न हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ के बारे में, मैरिटल लाइफ के बारे में कंप्लीट है, इससे जुड़ा हुआ हर कोई इंफॉर्मेशन उपपद लग्न देता है। इसीलिए रिलेशनशिप, मैरिड और मैरिटल लाइफ को देखने के लिए उपपद लग्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण टूल है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता होगा कि रिलेशनशिप और मैरिज और मैरिटल लाइफ को देखने के लिए ज्योतिष में और दूसरे टूल भी हैं, दूसरे सिस्टम भी हैं इसको देखने की, तो किसको प्रायोरिटी दे, किस टूल को अप्लाई करके देखें या इनमें सामंजस्य कैसे बनाएं, इसको लेकर के कुछ दुविधाएं मन में होना स्वाभाविक है। तो आइए आपकी इस दुविधा को भी दूर करने की कोशिश करता हूँ। लगन कुंडली का 7th हाउस अर्थात D1 चार्ट का 7th हाउस और चंद्र कुंडली का 7th हाउस से भी रिलेशनशिप और मैरिज और मैरिड लाइफ के बारे में देखा जाता है। 7th हाउस और 7th हाउस की लॉर्ड से दो पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप या वाइफ और हस्बैंड के बीच की रिलेशनशिप की जो फिजिकल कंडीशंस है, वास्तविक कंडीशंस जो है, ये कैसे हैं, किस धरातल पर ये बना हुआ है, इसके बारे में यह बताता है। और जब रिलेशनशिप होता है तो ये रिलेशनशिप कितना मजबूत है, कि कौन से चैलेंजेज हैं और ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी D1 चार्ट का 7th हाउस और चंद्र कुंडली का 7th हाउस बताता है, तो इसको भी देखना चाहिए। और वेनस, शुक्र जो होते हैं और गुरुदेव जो होते हैं, इन दो प्लानेट को तो हमारी मैरिड लाइफ के बारे में जानने के लिए इन दो प्लानेट को तो देखना ही होता है। और नवांश कुंडली तो रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कुंडली होता है, तो नवांश कुंडली को भी देखना चाहिए। नवांश कुंडली का 7th हाउस से पार्टनर की या वाइफ और हस्बैंड की फिजिकल अपीयरेंस, रूप रंग, जो बाहरी रूप रंग है, इसके बारे में देखा जाता है। और उपपद लग्न से इनर ब्यूटी को और कैरेक्टर को देखा जाता है। कई बार पूछते हैं मेरी होने वाली पाउस की या गर्लफ्रेंड की, बॉयफ्रेंड की कैरेक्टर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, तो कैरेक्टर देखना है, रियल कैरेक्टर, इनर ब्यूटी देखना है तो उपपद लग्न से देखना चाहिए। और बाहर की जो ब्यूटी है इसको देखना है, उनके रूप रंग देखना है, तो इसको नवांश कुंडली की 7th हाउस से देखना चाहिए। और नवांश कुंडली पार्टनर की या वाइफ और हस्बैंड की जो जनरल नेचर है, इसके बारे में भी बताता है, और उनमें कौन से क्वालिटीज़ हैं, जो जनरल क्वालिटीज और कोई स्किल, एबिलिटीज कौन से हैं, अगर हैं तो क्या है, इसके बारे में भी नवांश कुंडली बताता है। और पार्टनर की सेक्सुअल टेंडेंसी कैसा है, इसके बारे में भी बताता है। सेक्सुअल जो लेवल ये कितना है, कैसा है, और टेंडेंसी जो चाहत ये किस तरह का है, इसके बारे में भी नवांश कुंडली बताता है। इसलिए इसको देखना भी जरूरी है।
और दारा कारक प्लानिट भी रिलेशनशिप की बात करता है, मैरिज की बात करता है, मैरिज पार्टनर की बात करता है और मैरिटल लाइफ की बात करता है, मैरिटल लाइफ कैसा होगा इसके बारे में बात करता है। तो जो दारा कारक है ये चरा कारक है, तो ये पार्टनर की जो सोल लेवल की जो चाहत है या कुछ इश्यूज हैं इसके बारे में बताता है। रिलेशनशिप को लेकर, रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को लेकर पार्टनर की आत्मा की लेवल में, आत्मा में उनके सोल लेवल में कौन सी इश्यूज हैं, क्या चाहते हैं सोल लेवल में, और रिलेशनशिप को लेकर, बॉन्डिंग को लेकर सोल लेवल स्पिरिचुअली कितना इवॉल्व हो पाएगा इसके बारे में बताता है दाराकारक ग्रह। इसलिए दाराकारक ग्रह को देखना भी जरूरी है, क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्ट करने की और सोल के इश्यूज को रिजॉल्व करने की बात करता है। दो सोल के बीच की कनेक्टिविटी और उनमें जो इश्यूज हो सकते हैं इनके बारे में बात करता है। तो एक स्पिरिचुअल जो रिलेशनशिप होता है दो पार्टनर के बीच में, पति पत्नी के बीच में, जिसके बगैर एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होके एक फुल लाइफ स्पैन नहीं हो सकता। तो आत्मा से आत्मा का जो मिलन होना या एक दूसरे की आत्मा की को समझ पाना गहराइयों तक, ये बहुत ज़रूरी होता है जब हम एक सक्सेसफुल और फ्रूटफुल और ब्लिसफुल मैरिटल लाइफ की बात करते हैं। इसीलिए यहाँ धाराकारक प्लानिट की कंडीशन को देखना भी जरूरी होता है। ये इस तरह से अपने अपने जो है एरिया में एक स्पेशलिटी लेकर चलते हैं। अब आरूढ़ लग्न का 7th हाउस जिसको A7 कहा जाता है, ये भी रिलेशनशिप के बारे में, पार्टनर के बारे में बातें करता है। आरूढ़ लग्न जो होता है यह हमारा बाहरी छवि होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया है कि आरूढ़ लग्न क्या है, ये किस चीज़ों के बारे में ये बात करता है, इसके सिग्निफिकेंसेस क्या है। तो आप अगर इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आरूढ़ लग्न हमारी बाहरी छवि को रिप्रेजेंट करता है। तो A7 जो होता है आरूढ़ लग्न का 7th हाउस, ये हमारी बाहरी रिलेशनशिप को, जो शायद हमारी मन से या आत्मा की लेवल से इसका कनेक्शन नहीं है, ये हमारी बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस पार्टनर के बारे में बात करता है। और ऐसे रिलेशनशिप जो एक बाहरी रिलेशनशिप है और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, ये आया गया जैसा रिलेशनशिप है, ये फिजिकल रिलेशनशिप है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, इसके बारे में बात करता है आरूढ़ लग्न का 7th हाउस A7। तो इस तरह से ये जो 5 टूल हैं अलग अलग जो उपपद लग्न को लेकर, ये अपनी अपनी महत्व है और सभी को देखना चाहिए और इस तरह से सामंजस्य बिठाना चाहिए। इनमें से जो उपपद लग्न है ये सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मैं इसको सबसे अधिक इम्पोर्टेंस देता हूँ और ये अधिक एक्यूरेसी से और सटीक जो फलित दे सकता है। और जब मैं A7 का बातें कर रहा था, आरूढ़ लग्न की A7 का, ये बाहरी रिलेशनशिप की बारे में और फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में बातें करता है। उपपद लग्न के 7th हाउस में अगर वेनस और केतु इकट्ठे बैठते हैं, कंजंक्ट होते हैं, तो ये भी एकाधिक संबंध दे सकता है। अब उपपद लग्न को कैसे देखना चाहिए, इसको कैसे देखा जाता है, इसके बारे में बताता हूँ। उपपद लग्न का जो लगन है और उसका जो 2nd हाउस है, ये 2 प्रमुख घर होते हैं उपपद लग्न की कुंडली में। उपपद लग्न का लगन कुंडली से रिलेशनशिप के बारे में देखा जाता है, रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, हेल्दी है, और ये रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, इसको
लग्न कुंडली से देखा जाता है। अगर लग्न कुंडली का लग्न शुभ ग्रहों की राशि में है और लग्न में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो यह एक इंडिकेशन होता है कि रिलेशनशिप जो है वह हेल्दी है और ये अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ेगा और ये मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा। इसकी एक इंडिकेशन होता है जब उपपद लग्न शुभ ग्रहों की राशि में होता है। शुभ ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य को भी शुभ ग्रह माना गया है उपपद कुंडली में। और अशुभ ग्रह, पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, मंगल, राहु और केतु। तो सूत्र यह बताता है अगर लग्न कुंडली शुभ ग्रहों की राशि है, अर्थात बृहस्पति की राशि धनु या मीन है, या बुध की राशि मिथुन या कन्या है, शुक्र की राशि वृषभ या तुला है, चंद्र की राशि कर्क है या सूर्य की राशि सिंह है, तो यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप हेल्दी होगा और रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा इसके बारे में। और अगर लगन में शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप का, और रिलेशनशिप को लेकर के जो भावना है पार्टनर के बीच में इसकी और इसके सक्सेस होने की। तो शुभ ग्रह की संज्ञा वही है जो जनरल है, जैसे अभी मैंने बोला गुरुदेव बृहस्पति, बुध, शुक्र, चंद्रमा और खास करके चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा और सूर्य। अगर इनमें से कोई ग्रह लग्न में बैठा है तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप होने की और पार्टनर की भी इच्छा होती है, एक सदिच्छा होता है कि रिलेशनशिप को सिंसियरली आगे बढ़ाए और इसको मुकाम तक पहुंचाया जाए। और मैरिटल जो रिलेशनशिप होता है वो भी बहुत स्मूथ होता है और हैप्पी होता है, प्लीजेंट होता है, ब्लिसफुल होता है अगर इस तरह से शुभ ग्रह की एसोसिएशन राशि से भी हो और प्लैनेट की प्लेसमेंट से भी हो और या प्लैनेट की दृष्टि से भी हो। और शुभ ग्रह की जो बात हमने कही, लेकिन ये शुभ ग्रह यहाँ अपनी डिग्निटी में होना चाहिए। अगर नीच राशि में बैठे हैं तो ये कमजोर होंगे और रिलेशनशिप को और मैरिड लाइफ को ये कमजोर करेंगे। ऐसे सिचुएशन में मैरिज होने में भी दिक्कत होता है। शुभ ग्रह तो है लेकिन नीच के बैठे हैं या अस्त होके बैठे हैं या लगन में बैठे हैं शुभ ग्रह, लेकिन अपनी जो है एनिमी की साइन में, शत्रु की राशि में बैठे हैं तो ये कमजोर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो शुभ ग्रह बैठे हैं उनकी जो डिग्निटी, बलवत्ता भी देखना चाहिए। और उपपद लग्न अगर पाप ग्रह की राशि में है, पाप ग्रह कौन से है? मैंने ऑलरेडी बोला, शनि है, मंगल है, राहु और केतु है। राहु और केतु के तो अपने राशि नहीं है, इनके जो राशि है तो मंगल और शनि ही रूल करते हैं। तो शनि की राशि मकर और कुंभ और मंगल की राशि मेष और वृषभ। अगर ये इनमें से कोई लगन होता है तो यह एक अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है रिलेशनशिप के बारे में या मैरिड लाइफ के बारे में। और इसी तरह से ये वन ऑफ द इंडिकेशंस है। यहाँ बहुत ही जो प्लानिटरी जो डायनेमिक्स हो सकते हैं इसको देखना है, आगे हम बात करेंगे। और अगर इस तरह से पाप ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं लगन में तो ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप होने का और ये अनसक्सेसफुल रिलेशनशिप होने का, वीक रिलेशनशिप होने का और ये मैरिज में कन्वर्ट न होने पाने की इंडिकेशन होता है। और मैरिड लाइफ भी एक खराब मैरिड लाइफ की इंडिकेशन देता है। अगर लगन में शनि और राहु जैसे ग्रह बैठते हैं और ये जो राशि है ये राशि
पाप ग्रहों का भी राशि है और ओवरऑल कुंडली भी खराब है, तो ये एक जो है स्कैंडल होने की या इस तरह की एक बहुत ही हार्श सिचुएशन की फेस करने की पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है। शादी होने में भी ये दिक्कत करता है, शादी को नकार भी सकता है और जो रिलेशनशिप बन रहा है, जो रिलेशनशिप है, ये भी अनसक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर ये पाप ग्रह भी अपनी राशि में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है और उच्च के हैं, तो ये अच्छे रिजल्ट ही देंगे। पाप ग्रह है तो कुछ अपनी जो ग्रह की कारकत्व है उसके कारकत्व के अनुसार चैलेंजेस देंगे, लेकिन इवेंचुअली ये सक्सेस देंगे। रिलेशनशिप जो है मैरिज में कन्वर्ट हो पाएगा और मैरिज हो पाएगा और मैरिड लाइफ भी ये अच्छा जाएगा, लेकिन ग्रहों के अनुसार कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ग्रह की बलवत्ता को देखना भी जरूरी है। अगर शुभ ग्रह की राशि है, शुभ ग्रह है, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और अगर ये ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए हैं एग्जल्ट होके, तो ये तो सोने पे सुहागा है। और पाप ग्रह है तो ये अपनी राशि में हो, मित्र की राशि में हो, उसकी राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो तो अच्छा है। तो इस तरह से ये जो लगन है ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के बारे में, इसकी हेल्थ के बारे में और ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं पाएगा इसके बारे में बताता है। और मैरिज लाइफ जो है कैसा रहेगा, ब्लिसफुल रहेगा, हैप्पी रहेगा या स्ट्रेसफुल रहेगा, पेनफुल रहेगा, इसके बारे में बताता है। और लगन का स्वामी ग्रह का रोल बहुत अधिक होता है। अगर लगन का स्वामी ग्रह लगन में बैठा है तो अपनी स्वराशि में बैठा है तो ये बहुत अच्छा है। और अगर लगन में नहीं है लेकिन अपनी उच्च की राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, मित्र की राशि में है या दूसरे उच्च के ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, वो खुद उच्च का नहीं है, एग्जल्टेड नहीं है, लेकिन दूसरे एग्जल्टेड प्लैनेट या मूल त्रिकोण के प्लैनेट के साथ में बैठा हुआ है, तो ये भी अच्छा रिजल्ट देता है। और उपपद लग्न का स्वामी ग्रह का नवांश का पोजीशन देखना बहुत जरूरी होता है। अगर कुंडली में भी अच्छा पोजीशन है और नवांश की कुंडली में भी अच्छा पोजीशन है तो ये बहुत अच्छा है, सुने पे सुहागा है। हाँ, लगन का जो स्वामी ग्रह है ये आपकी जो पार्टनर है या पाउस है, पति या पत्नी है, उनके बारे में बताता है, उनकी नेचर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताता है। ये इनर कैरेक्टर, ब्यूटी के बारे में मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, उपपद लग्न जो है ये पार्टनर की इनर ब्यूटी की बारे में बात करता है, कैरेक्टर के बारे में बात करता है। तो कैरेक्टर अच्छा है, खराब है, तो इस तरह का अगर बलवान लग्न का लॉर्ड होता है वो भी शुभ है। और जो लग्न कुंडली अर्थात उपपद लग्न कुंडली में बलवान है, नवांश कुंडली में बलवान है, तो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होगा। और ये पार्टनर के बारे में बताता है तो उनकी कैरेक्टर के बारे में, उनकी पोजीशन के बारे में, उनकी स्टेटस के बारे में, करियर के बारे में, इनर ब्यूटी के बारे में, तो ये पॉजिटिव चीज़ें बताता है। और उपपद लग्न का जो स्वामी ग्रह होता है वह आपकी पार्टनर की या पाउस की जो फैमिली है वो कैसा है, उनकी स्टेटस कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, इसके बारे में बताता है। तो लगन का स्वामी ग्रह अगर बलवान है तो पाउस के बारे में ये अच्छा चीज़ बताता है, पाउस की कैरेक्टर अच्छा है, उनकी सोशल पोजीशन अच्छा है और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, फैमिली का स्टेटस, सोशल स्टेटस, पोजीशन अच्छा है, ये बताता है। तो लगन का, उपपद लगन का स्वामी ग्रह का बहुत बड़ा रोल होता है। लगन का स्वामी ग्रह नीच का हो या पाप पीड़ित हो तो रिलेशनशिप वीक होता है और सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इसमें क्वेश्चन मार्क होता है। और इसी तरह से अगर लगन का स्वामी ग्रह 6, 8, 12 हाउस में
होता है तो ये भी रिलेशनशिप को वीक करता है और इसके सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी, मैरिज में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाता है। हम मैरिज में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटीज की बात बार बार हम कर रहे हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात करता है और सीरियस रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और हमारी इंडियन जो है कल्चरल बैकग्राउंड की पर्सपेक्टिव से तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कि मैरिज में कन्वर्ट होना। लेकिन उपपद लग्न, उपपद कुंडली मैरिज के बारे में जब बात करता है तो यह एक रिलेशनशिप है, आपकी लंबी रिलेशनशिप है, सीरियस रिलेशनशिप है, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है, तो ये भी एक तरह के मैरिज की सेंक्शन वाली बात ही करता है उपपद लग्न। इसके लिए आपकी जो है प्रेस्ट की जो है आशीर्वाद की या इस तरह की चीज़ों की जो है ज़रूरत है या जज की वार्ड की सेंटेंस की भार्डिक की ज़रूरत है, ऐसा ये नहीं बताता। मेरिट 8 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के अच्छे और 4 प्रकार के खराब, 8 प्रकार के मैरिज होते हैं। इनके बारे में बात करता है, ये थोड़ा लंबा होगा तो इसको हम यहाँ टच नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि मैरिज अगर आपकी जो है रिचुअल शादी नहीं भी हुआ हो, कोर्ट में भी नहीं हुआ, सामाजिक भी नहीं हुआ, बट you both are living together and you are serious about the relationship and committed to each other, तो भी ये मैरिज की तरह ही ट्रीट करता है उपपद कुंडली। तो लग्न में कई तरह की जो है डायनेमिक्स हो सकता है। कुंडली का लगन जो है ये शुभ ग्रहों की राशि में है और शुभ ग्रह भी वहाँ बैठे हुए हैं और फ्रेंडली शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप की बात करता है। और जो रिलेशनशिप में है पार्टनर, उसका माइंड पॉजिटिव है और एटीट्यूड, उसकी माइंड, नेचर, कैरेक्टर, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन वहाँ पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रहा है, मान लेते हैं, या पाप ग्रह भी वहाँ कंजंक्ट होके बैठा है। शुभ ग्रह की राशि है और उसी राशि का स्वामी ग्रह अपनी घर में लगन में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह, मान लीजिए गुरुदेव बृहस्पति, और वहीं शनि भी बैठा और राहु का दृष्टि भी पड़ा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो रिलेशनशिप होता है वो ओरिजिनली वो अच्छा रिलेशनशिप होता है और जो पार्टनर होता है वो भी पॉजिटिव होता है और अच्छा रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की मकसद होता है, मंशा होता है। लेकिन आउटर जो सर्कमटेंसेस होते हैं, सिचुएशन होते हैं, ये रिलेशनशिप में कई तरह की प्रॉब्लम लाते हैं, प्रॉब्लम डालते हैं और इस तरह से रिलेशनशिप में दिक्कतें आता है, बट इवेंचुअली ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होता है। अब लग्न में पाप ग्रह ही पाप ग्रह है, यहाँ राहु है, शनि है, तो जैसे मैंने आगे बोला ये ग्रह जो है रिलेशनशिप को सक्सेस नहीं होने देंगे और मैरिड लाइफ तो इसको बहुत ही स्ट्रेसफुल और पेनफुल बनाते हैं और होने नहीं देते, मैरिज में दिक्कत करते हैं, मैरिज होने नहीं देते, रिलेशनशिप को सक्सेस होने नहीं देते, पाप ग्रहों की एसोसिएशन। अब उपपद लग्न कुंडली के सेकेंड हाउस की बात करते हैं। उपपद लग्न कुंडली का सेकेंड हाउस रिलेशनशिप की या मैरिटल लाइफ की सस्टेनेबिलिटी की, लॉन्गेविटी की बात करता है। उपपद लग्न मैरिज की या रिलेशनशिप की, मैरिड लाइफ की जो फिजिकल कंडीशन के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, या मैरिज हो पाएगा नहीं हो पाएगा इसके बारे में बात करता है। तो सेकेंड हाउस मैरिड लाइफ है, मैरिटल लाइफ का स्पान फुल है या इसमें ब्रेक्स होंगे, सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा, इसके बारे में उपपद लग्न का सेकेंड हाउस बात करता है, उसकी स्वामी ग्रह बात करता है और उसमें बैठे हुए प्लैनेट बात करते हैं। अगर सेकेंड हाउस पाप ग्रह का राशि है तो पाप ग्रह कौन से हैं और कौन से राशि हैं ये तो आपको क्लियर हो गया। तो इनकी पाप ग्रहों की राशि है और पाप ग्रह बैठे हैं तो
ये मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाने में ये बाधा देता है, दिक्कत करता है। ये अच्छा मैरिड लाइफ नहीं होता है। ये एक तरह से शादी टूटने की इंडिकेशन होता है। अगर सेकेंड हाउस में शनि और राहु जैसे दो दो पाप ग्रह बैठे हैं और एक दूसरे के एनिमी, और जो राशि है वो भी उनकी एनिमी है, और सेकेंड हाउस का लॉर्ड भी वीक है, या 6, 8, 7th हाउस में बैठा है, या नीच का है, शत्रु राशि में बैठा है, नवांश कुंडली भी नीच है, तो ये मैरिज लाइफ टूटने की संकेत होता है, सेपरेशन होने की, डिवोर्स होने की ये संकेत होता है। और ये जो डिवोर्स होगा, ब्रेक होगा, ये बहुत हार्श तरीके से होगा, या स्कैंडल भी हो सकता है, या जो सेपरेशन होने की जो तरीके होते हैं वो बहुत अधिक अनप्लीजेंट और पेनफुल हो सकते हैं। सेकेंड हाउस में हो या फर्स्ट हाउस में हो, कोई भी पाप ग्रह का होना अच्छा नहीं माना जाता। सेकेंड हाउस में ये रिलेशनशिप को ब्रेक करने की सूचना देते हैं। और केतु के साथ में इनका अगर एसोसिएशन होता है सेकेंड हाउस में, तो ये तो और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है मैरिज टूटने की, रिलेशनशिप टूटने की, ब्रेक होने की। सेकेंड हाउस अगर शुभ ग्रह का राशि है तो यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि जो रिलेशनशिप है या मैरिज लाइफ है ये अच्छा जाएगा और फुल टर्म होने की वन ऑफ द इंडिकेशन है। शुभ राशि में सेकेंड हाउस है और उसमें शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं, एक ग्रह बैठा है या एकाधिक बैठे हैं, तो इसी तरह से स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना चाहिए। अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो ये फुल लाइफ स्पान देता है, मैरिज लाइफ का फुल स्पान देता है, और अच्छा और प्लीजेंट मैरिज लाइफ होता है, सक्सेसफुल होता है। रिलेशनशिप भी की बात करें तो ये रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, और मैरिज लाइफ भी, मैरिटल लाइफ भी सक्सेसफुल होता है, हैप्पी होता है और फुल स्पान का होता है। तो सेकेंड हाउस का जो राशि है और कौन सी ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, नीच के ग्रह बैठे हैं, और कितने पाप प्रभाव में है, कितने शुभ प्रभाव में है, इस तरह से इसकी जो है निर्णय लेना चाहिए। एक लाइन में बोले तो सेकेंड हाउस जो है ये मैरिड लाइफ की लॉन्गेविटी की, सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। ये कितना लॉन्ग टर्म चलेगा, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा या ब्रेक होगा, टूटेगा, ब्रेक होगा, डिवोर्स होगा, सेपरेशन होगा। अच्छा ग्रह है, अच्छी ग्रह की एसोसिएशन है, शुभ रिजल्ट मिलेगा, खराब की है तो खराब रिजल्ट मिलेगा। लेकिन खराब ग्रह है, स्ट्रॉन्ग है, एग्जाल्टेड है, या दूसरे शुभ ग्रह के साथ में, एग्जाल्टेड ग्रह के साथ में, तो इसी तरह की एक डायनेमिक्स के साथ मैरिड लाइफ थोड़ी बहुत इधर उधर होके, बट ये फुल स्पान चलेगा। अगर खराब पोजीशन में है सेकेंड हाउस, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और मेलेफिक ग्रहों की राशि है, मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन उसके ऊपर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये जो खराब सिचुएशन जो था, ये खराब सिचुएशन को बहुत अधिक मिटिगेट करेगा, और जो कुछ भी खराब होगा तो एक अच्छी तरीके से खराब जो है वो होगा, एक कंट्रोल्ड वे में होगा। अगर लगन का जो राशि है और सेकेंड हाउस का राशि एक दूसरे के अगर एनिमी राशि होते हैं तो यह एक नेगेटिव इंडिकेशन होता है। अगर ऐसा है तो रिलेशनशिप का इंटेंशन ही एक जो है ब्रेक होने की है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की मंशा इस तरह में नहीं होता है, एक वन ऑफ द इंडिकेशन होता है। और अगर इस तरह से लगन में भी पाप ग्रह बैठे, सेकेंड हाउस में भी पाप ग्रह बैठे, और लगन जो है उसका राशि और सेकेंड हाउस का राशि भी एक दूसरे से एनिमी है, तो ये इनका जो टेंडेंसी होता है ये ब्रेक की टेंडेंसी होता है और ब्रेक होता है। मान लीजिए एक राशि जो है वृश्चिक है और दूसरा राशि जो है तुला है, तो यहाँ भी एक एनमिटी होता है, और एक कर्क है और दूसरा मिथुन है,
तो एनमिटी होता है, और कुंभ है, मीन है, एनमिटी होता है। लेकिन मकर और कुंभ है तो ये मित्र होते हैं एक दूसरे, और वृश्चिक है और धनु है, या मीन है, मेष है, ये मित्र होते हैं। तो इस तरह से अगर ये लग्न का राशि और सेकेंड हाउस का राशि एक दूसरे के शत्रु होते हैं, तो इनका जो टेंडेंसी ही बिगिनिंग से ही एक जो है ब्रेक वाला टेंडेंसी होता है, और इसके ऊपर कितने अशुभ प्रभाव हैं तो ये और बढ़ जाएगा। अगर यहाँ शुभ प्रभाव हैं, इनके अपने अपने जो है स्वामी ग्रह अपने अपने घर में बैठे, या मित्र घर के ग्रह बैठे हैं, मित्र ग्रह बैठे हैं, या शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये इंटेंशन होते हुए भी ये जो रिलेशनशिप है ये आगे सिचुएशन जो है एक पॉजिटिव सिचुएशन माहौल ये बनाता जाएगा, और उनकी जो है मन में एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ये होगा, और सिचुएशन अच्छा होगा, और मैरिड लाइफ की कंटिन्यूटी होगा। इसमें जो है दाराकारक प्लैनेट को भी देखना चाहिए। उपपद लग्न कुंडली से कुंडली मिलान भी किया जाता है, और इससे किया हुआ कुंडली मिलान बहुत सटीक होता है, एक्यूरेट होता है। तो आइए जानते हैं उपपद लग्न कुंडली से कुंडली मिलान कैसे किया जाता है। नंबर 1, 2 कुंडलियों में से, अर्थात एक मेल की कुंडली और दूसरी फीमेल की कुंडली, इन 2 कुंडलियों में से एक कुंडली की उपपद लग्न और दूसरी कुंडली की लगन कुंडली की लग्न, अर्थात D1 चार्ट की लग्न एक दूसरे से त्रिकोण में होते हैं, नवपंचम होते हैं, या अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, तो यह एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कुंडली मिलन का, कंपेटिबिलिटी का, पॉजिटिव कंपेटिबिलिटी का। नंबर 2, अगर 2 कुंडली में से एक कुंडली की उपपद लग्न से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड जो प्लैनेट है, ये दूसरी कुंडली की लग्न से भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, तो यह एक और पॉजिटिव इंडिकेशन है कुंडली मिलन का। एक कुंडली की उपपद लग्न की कुंडली में जो ग्रह की एक कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लूज कनेक्शन नहीं, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और दूसरी कुंडली की लगन कुंडली में उन ग्रहों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो ये कुंडली मिलन की एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। और हाँ, ये कार्मिक कनेक्शन होता है और पॉजिटिव कार्मिक कनेक्शन होता है। नंबर 3, अगर दोनों कुंडली की उपपद लग्न एक ही होता है, सेम होता है, तो ये भी एक कुंडली मिलन की पॉजिटिव इंडिकेशन है, और इस तरह की कंडीशन में ये ज़्यादातर अरेंज मैरिज होता है। नंबर 4, 2 कुंडलियों में एक कुंडली की उपपद लग्न और दूसरी कुंडली की आरूढ़ लग्न, ध्यान में रखिए आरूढ़ लग्न, अगर एक दूसरे के त्रिकोण में होते हैं या ऑपोजिट में होते हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव कुंडली मिलन है। यहाँ शादी के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है। लेकिन यहाँ एक विशेष नोट करने की बात यह है कि ये जो शादी होता है इस कंडीशन में, ये एक दूसरे के बीच आत्मिक संबंध से ज़्यादा जो बाहरी प्रभाव से आके शादी करने की ये संकेत देता है। जैसे एक पार्टनर की सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन, पावर पोजीशन, रुतबा को देखकर उससे प्रभावित होकर के मैरिज के संबंध में बनने की एक टेंडेंसी को ये दर्शाता है। लेकिन ओवरऑल ये भी एक पॉजिटिव कंपेटिबिलिटी का सिग्नल होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते ही अगले वीडियो में और एक टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।